हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चेंज योर थॉट्स चेंज योर लाइफ बाय वेन डायर बुक के बारे में। सुमन एक साधारण सा आदमी था जिसकी जिंदगी रोजमर्रा के झमेलों और तनाव से भरी हुई थी। वह हर सुबह उठकर ऑफिस के लिए भागता, ट्रैफिक में फंसता और शाम को थका हारा घर लौटता। उसकी लाइफ जैसे एक लूप में फंस गई थी। एक दिन एक दोस्त ने उसे सलाह दी, यार तुझे कुछ माइंड सेट चेंज करने की जरूरत है, ये किताब पढ़, चेंज योर थॉट्स चेंज योर लाइफ। सुमन ने किताब का नाम सुना, पर पहले तो सोचा कि ये सेल्फ हेल्प किताबें बस टाइम पास होती हैं। लेकिन जब उसी दिन ऑफिस में उसके बॉस ने उसकी रिपोर्ट्स पर गुस्सा किया और उसे केयरलेस कह दिया, तो उसने तय कर लिया कि शायद उसे कुछ बदलाव की जरूरत है। शाम को घर आते ही उसने ऑनलाइन जाकर वह किताब ऑर्डर कर दी। 2 दिन बाद जब किताब उसके हाथ में आई तो सुमन ने उसे क्यूरियोसिटी के साथ खोल लिया। पहली चैप्टर का टाइटल था द पावर ऑफ थॉट। उसने सोचा ये क्या नया होगा, लेकिन जैसे जैसे उसने पढ़ना शुरू किया उसका पर्सपेक्टिव बदलने लगा। लेखक डॉक्टर वेन डायर ने लिखा था, जैसे तुम सोचते हो वैसे ही तुम हो। सुमन ने यह लाइन 2 बार पढ़ी। उसे यह बड़ा प्रोफाउंड लगा। वह सोचने लगा, क्या सच में मेरे थॉट्स ही मेरी लाइफ को शेप करते हैं? किताब ने एक एग्जाम्पल दिया कि अगर आप हर दिन यही सोचें कि मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल है, तो यह सच में मुश्किल ही लगने लगेगी। लेकिन अगर आप सोचना शुरू करें कि हर परेशानी एक अपॉर्चुनिटी है, तो आपका नजरिया बदल सकता है। सुमन को यह कुछ आइडियलिस्टिक लगा, लेकिन फिर भी उसने इसे एक चांस देने का सोचा। उसने अपने कमरे की लाइट डिम कर दी, अपनी कुर्सी पर आराम से बैठा और खुद से पूछा, मैं सबसे ज्यादा क्या सोचता हूं? उसे याद आया कि अक्सर वो यही सोचता था कि उसका बॉस उससे नफरत करता है या उसका लक कभी अच्छा नहीं रहता। ये पैटर्न्स उसके दिमाग में बार बार आते थे। सुमन ने किताब में आगे पढ़ा, योर थॉट्स आर लाइक सीड्स, व्हाटएवर यू प्लांट इन योर माइंड विल इवेंचुअली ग्रो। यह एनालॉजी उसे पसंद आई। उसने सोचा, अगर मेरे थॉट्स सीड्स हैं तो मैं बार बार नेगेटिव सीड्स ही क्यों बो रहा हूं? अगले दिन उसने एक्सपेरिमेंट करने की ठानी। ऑफिस जाते समय यूजुअल फ्रस्ट्रेशन के बजाय उसने मन ही मन सोचा, आज का दिन अच्छा जाएगा, मेरे बॉस खुश रहेंगे। ट्रैफिक में फंसने के बाद भी उसने गुस्सा करने के बजाय सोचा, चलो कुछ और पॉडकास्ट सुन लेता हूं। ऑफिस पहुंचते ही एक छोटा मिरेकल हुआ। बॉस, जो हमेशा उससे कंप्लेंट्स करते थे, ने उसकी एक पुरानी रिपोर्ट की तारीफ की। सुमन पहले कुछ सरप्राइज हुआ, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसने सुबह पॉजिटिव सोचा था। दिन भर उसने खुद को मॉनिटर किया। जैसे ही कोई निगेटिव थॉट आया, उसने उसे कन्फ्यूशली पॉजिटिव थॉट में बदलने की कोशिश की। शाम को जब वह घर लौटा तो सरप्राइजिंगली वह उतना थका हुआ नहीं था जितना आमतौर पर होता था। रात को उसने फिर से किताब पढ़ना शुरू किया। इस बार एक और बात उस पर असर छोड़ गई, बी माइंडफुल ऑफ योर इनर डायलॉग। उसने महसूस किया कि उसका दिमाग हर वक्त खुद से बातें करता रहता था और अक्सर ये बातें सेल्फ क्रिटिसिज्म से भरी होती थी। उसने लिखा, मैं खुद से कैसे बात करता हूं? जब उसने इंट्रोस्पेक्शन किया तो पाया कि वह खुद को हमेशा कमजोर और अनलकी कहता था। उसे लगा कि अगर वह अपने दोस्त से भी ऐसे ही बात करे तो दोस्त कभी उससे बात करना ही बंद कर देगा। ये रियलाइजेशन उसे शॉक जैसा लगा। अगले कुछ दिनों तक सुमन ने अपनी थॉट्स को एनालाइज करना शुरू किया। वह महसूस करने लगा कि उसकी थिंकिंग हैबिट्स कितनी पुरानी थीं और कितनी डीपली इनग्रेन्ड। उसने छोटे छोटे स्टेप्स लेने शुरू किए। जब कोई काम मुश्किल लगता तो वह खुद से कहता, मैं ये कर सकता हूं, बस कुछ एफर्ट चाहिए। धीरे धीरे उसे एक सुबटल चेंज महसूस होने लगा। उसकी बातें दूसरों को ज्यादा कॉन्फिडेंट और ऑप्टिमिस्टिक लगने लगीं। दोस्त उसे पूछने लगे, तू इतना चिल कैसे हो गया? सुमन हंसकर कहता, बस सोचने का तरीका बदला है। लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा रहता था, क्या सिर्फ थॉट्स बदलने से सब कुछ बदलेगा? एक दिन जब वह किताब के अगले चैप्टर्स की तरफ बढ़ने ही वाला था तो उसे उसके दोस्त का फोन आया। दोस्त ने कहा, यार चल किसी कैफे में मिलते हैं, मुझे तुझसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। सुमन ने किताब को बंद किया, लेकिन उसे लगा कि जो उसने सीखा है वह शायद दोस्त के काम आ सकता है। वह सोचने लगा,
शायद ये किताब सिर्फ मेरी नहीं, किसी और की जिंदगी भी बदलने वाली है। कई दिनों तक सुमन ने अपनी थॉट्स पर काम किया। उसने महसूस किया कि कुछ चीजें सच में बदल रही थीं। उसकी एनर्जी लेवल बेहतर हो गई थी और वह अब छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होता था। लेकिन एक दिन जब वह ऑफिस में अपने बॉस के साथ मीटिंग में था तो बॉस ने फिर से उसकी एक रिपोर्ट में कुछ गलतियां निकाल दी। सुमन ने खुद को काल्म रखने की कोशिश की, लेकिन अंदर से उसे गुस्सा आया। उसने सोचा, मैं इतना मेहनत करता हूं, फिर भी ये लोग मेरी कद्र नहीं करते। मैं डिजर्व करता हूं कि लोग मुझे अप्रिशिएट करें। शाम को जब वह घर पहुंचा तो उसने महसूस किया कि यह थॉट पैटर्न कुछ नया नहीं था। यह बार बार उसकी जिंदगी में आता था। वैलिडेशन की तलाश, खुद को दूसरों से कंपेयर करना। उसने किताब का अगला चैप्टर खोलने का फैसला किया और चैप्टर का नाम था लेटिंग गो ऑफ ईगो। पढ़ते ही पहला सेंटेंस सुमन के दिमाग में अटक गया। द ईगो थ्राइव्स ऑन सेपरेशन एंड कंपैरिजन। वह सोचने लगा कि क्या उसका ईगो ही उसकी सारी परेशानियों की जड़ है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। उसने पढ़ा कि ईगो हमें बार बार ये यकीन दिलाता है कि हम अपनी पोजेशंस, अचीवमेंट्स और दूसरों की ओपिनियंस से डिफाइन होते हैं। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में ऐसा ही सोचता हूं? उसने अपनी लाइफ के अलग अलग हिस्सों पर नजर डाली। उसे याद आया कि जब उसका दोस्त एक नई कार खरीद कर लाया था तो उसे कुछ जेलस फील हुआ था। उसने खुद को कन्विंस किया था कि वह प्रैक्टिकल है और उसे ऐसी चीजों की परवाह नहीं, लेकिन अंदर से उसे लगा था कि उसके पास भी कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि लोग उसे एडमायर करें। किताब में एक और लाइन थी, सच्ची संतुष्टि तब होती है जब आप मंजूरी की तलाश बंद कर देते हैं और वास्तविक रूप से जीना शुरू कर देते हैं। यह सुनने में सिंपल लगा, लेकिन सुमन के लिए यह कॉम्प्लिकेटेड था। वह सोचने लगा, मैं हमेशा दूसरों के अप्रूवल का इंतजार क्यों करता हूं? क्या यह मेरे बचपन की कंडीशनिंग है? क्या मैंने कभी खुद को यह पूछा कि मैं क्या चाहता हूं, बिना इस पर ध्यान दिए कि लोग क्या कहेंगे? अगले दिन ऑफिस में सुमन ने खुद पर ऑब्जर्व करना शुरू किया। मीटिंग के दौरान जब किसी ने उसकी आइडिया को रिजेक्ट किया तो उसे अंदर से इरिटेशन हुआ, लेकिन उसने खुद से पूछा, यह इरिटेशन क्यों है? क्या मुझे सच में दुख इस बात का है कि मेरी आइडिया रिजेक्ट हुई, या सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा ईगो हर्ट हुआ? उसने रियलाइज किया कि अक्सर वह चीजों को पर्सनल ले लेता था, जबकि कई बार इसका उससे कोई लेना देना नहीं होता था। यह ईगो का खेल था, हमेशा वैलिडेशन की तलाश, हमेशा खुद को दूसरों से बेहतर या कमतर मानने की आदत। रात को उसने किताब में आगे पढ़ा। डॉक्टर वेन डायर ने लिखा था कि ईगो हमें इल्यूजन में रखता है कि हमारी वर्थ बाहरी चीजों पर निर्भर करती है, लेकिन सच तो यह है कि हमारी असली वर्थ हमारी ऑथेंटिसिटी और इनर पीस में है। सुमन को याद आया कि बचपन में वह कितना केयरफ्री था। वह सिर्फ वही करता था जो उसे खुशी देता था, बिना इस पर ध्यान दिए कि लोग क्या सोचेंगे। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, समाज ने उसे सिखाया कि उसे दूसरों के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना है। वह सोचने लगा, अगर मैं सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स से अलग हूं तो क्या मैं गलत हूं, या शायद मैं सिर्फ अपने ईगो को चैलेंज करने से डरता हूं। अगले कुछ दिनों तक सुमन ने खुद को कॉन्शियसली ऑब्जर्व किया। जब भी वह किसी से बात करता तो खुद से पूछता, क्या मैं जेन्युइनली बात कर रहा हूं या सिर्फ उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं? उसने पाया कि कई बार वह दूसरों की अप्रूवल पाने के लिए अननेसेसरी बातें करता था। ये रियलाइजेशन उसके लिए अनकंफर्टेबल थी, लेकिन लिबरेटिंग भी। एक दिन उसका वही दोस्त जिसने उसे किताब रेकमेंड की थी, उससे मिलने आया। दोस्त ने कहा, यार, तुझ में एक अलग सा काल्मनेस आ गया है। पहले तू छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता था, लेकिन अब तू रिलैक्स लगता है। क्या चल रहा है? सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, यार, बस कुछ सा ईगो को समझने की कोशिश कर रहा हूं। ये ईगो बड़ा चालाक है। यह हमेशा हमें दूसरों के पीछे भागने को कहता है, वैलिडेशन के, सक्सेस के। लेकिन सच तो यह है कि हमें सिर्फ अपने ट्रू सेल्फ के साथ ऑनेस्ट रहना चाहिए। दोस्त ने पूछा, लेकिन ईगो को कैसे छोड़ा जाए? सुमन ने किताब से सीखा हुआ एक कोट उसे सुनाया, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, द नीड टू बी सुपीरियर एंड द नीड टू बी वैलिडेटेड। उसने समझाया कि लेटिंग गो का मतलब यह नहीं है कि आप कमजोर हैं।
इसका मतलब है कि आप अपनी इनर पीस को प्रायोरिटी देते हैं। उसने अपना एक एग्जाम्पल दिया। जब मैं ऑफिस में अपनी आइडिया रिजेक्ट होते देखता हूं तो पहले मैं उसे पर्सनल लेता था। मुझे लगता था कि लोग मेरी काबिलियत पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अब मैं सोचता हूं कि शायद ये उनकी पर्सपेक्टिव है और ये ठीक है। मुझे हर वक्त सही साबित होने की जरूरत नहीं है। उसके दोस्त ने यह सुनकर सिर हिलाया। यार, यह आसान नहीं लगता। मैं तो हर वक्त दूसरों के ओपिनियंस में उलझा रहता हूं। क्या लोग मुझे पसंद करते हैं? क्या मेरी सैलरी दूसरों से कम है? यह सब सोच सोच कर ही टेंशन हो जाती है। सुमन ने कहा, मैंने भी यही किया है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि ईगो कभी सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर तुम्हें वैलिडेशन चाहिए तो ईगो और मांग करेगा। अगर तुम्हें मटेरियल चीजें चाहिए तो ईगो हमेशा कहेगा कि और चाहिए। इसका कोई एंड नहीं है। दोस्त ने कहा, तो फिर ईगो को कंट्रोल कैसे किया जाए? सुमन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कंट्रोल नहीं, बस ऑब्जर्व करो। जब तुम ईगो के ट्रैप में फंस रहे हो तो खुद से पूछो, क्या यह सच में जरूरी है? क्या यह मेरी इनर पीस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? धीरे धीरे ईगो का होल्ड कम होने लगेगा। उस रात सुमन ने एक जर्नलिंग एक्सरसाइज की। उसने अपने 3 सबसे बड़े फियर्स लिखे और उनके पीछे ईगो का कनेक्शन ढूंढने की कोशिश की। उसने पाया कि उसका सबसे बड़ा डर यह था कि लोग उसे असफल मानेंगे। उसने सोचा, क्या यह सच में मेरा डर है या ये ईगो की इनसिक्योरिटी है? जैसे जैसे उसने खुद को समझना शुरू किया, उसे महसूस हुआ कि लेटिंग गो ऑफ ईगो का मतलब है खुद को इस इल्यूजन से आजाद करना कि हमारी वर्थ बाहरी चीजों पर निर्भर करती है। उसने खुद से वादा किया कि वह हर दिन कुछ कुछ करके ईगो से मुक्त होने की कोशिश करेगा। कुछ दिन बाद ऑफिस में एक और मीटिंग हुई। इस बार बॉस ने उसकी आइडिया को फिर रिजेक्ट कर दिया, लेकिन सुमन ने इस बार इसे पर्सनली नहीं लिया। उसने सोचा, शायद उनकी पर्सपेक्टिव अलग है और ये ठीक है। मेरी वैल्यू एक रिजेक्टेड आइडिया से कम नहीं होती। शाम को उसने महसूस किया कि वह पहले से कहीं ज्यादा हल्का और शांत महसूस कर रहा था। उसे लगा कि शायद यही लेटिंग गो ऑफ ईगो का पहला स्टेप है, अपने इनर पीस को प्रायोरिटी देना बिना किसी वैलिडेशन की जरूरत के। सुमन की जिंदगी में अब कुछ सुकून आ गया था। उसने अपनी थॉट्स पर काम करना और ईगो को ऑब्जर्व करना सीख लिया था, लेकिन एक चीज अभी भी उसे परेशान करती थी, उसका भविष्य। हर बार जब वह अपनी नौकरी, करियर या किसी बड़े फैसले के बारे में सोचता तो एक एंग्जाइटी उसे घेर लेती। उसे हमेशा लगता कि अगर उसने कोई गलत कदम उठाया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। एक दिन जब वह किताब के अगले चैप्टर पर पहुंचा तो उसका टाइटल था एम्ब्रेसिंग चेंज एंड अनसर्टेनिटी। सुमन ने किताब खोलकर पढ़ना शुरू किया। शुरुआत में ही डायर ने लिखा था, लाइफ इज इनहेरेंटली अनप्रिडिक्टेबल, रेजिस्टिंग दिस ट्रूथ लीड्स टू सफरिंग। यह पढ़कर सुमन को लगा कि यह उसकी ही कहानी है। वह हमेशा चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करता था, लेकिन जितना वह कंट्रोल करने की कोशिश करता उतना ही परेशान हो जाता। किताब में एक और लाइन थी, एक्सेप्टेंस इज नॉट अबाउट गिविंग अप बट अबाउट फ्लोइंग विद लाइफ। सुमन ने यह लाइन कई बार पढ़ी। वह सोचने लगा, क्या मैं अपनी जिंदगी में बदलाव को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं? उसने खुद से पूछा कि वह किस चीज से सबसे ज्यादा डरता है। जवाब सीधा था, असफलता। उसे हमेशा यह लगता था कि अगर वह किसी बदलाव को अपनाएगा और वह गलत साबित हुआ तो वह फेल हो जाएगा। यह डर उसे हर नए मौके से दूर रखता था। सुमन ने किताब में पढ़ा कि टाओइस्ट फिलॉसफी के अनुसार जिंदगी एक नदी की तरह है। नदी कभी रुकती नहीं, वह बहती रहती है। अगर हम उसके बहाव के खिलाफ जाने की कोशिश करेंगे तो हमें संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम उसके साथ बहें तो वह हमें सही दिशा में ले जाएगी। यह एनालॉजी सुमन को पसंद आई। उसने खुद से कहा, शायद मैं हर बदलाव को अपने खिलाफ देखता हूं, लेकिन क्या हो अगर मैं इसे अपनी ग्रोथ का हिस्सा मानने लगूं? अगले दिन ऑफिस में एक बड़ी अनाउंसमेंट हुई। उनकी कंपनी का एक नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था और मैनेजमेंट ने सुमन को उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए चुना। लेकिन इसका मतलब था कि उसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट में नए लोग, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज और नए चैलेंजेस थे। पहले सुमन घबरा गया। उसने सोचा, अगर मैं इसमें फेल हो गया तो, अगर मैं ये सब हैंडल नहीं कर पाया तो। लेकिन फिर उसे किताब की बात याद आई, परिवर्तन का विरोध दुख पैदा करता है। उसने खुद से पूछा,
क्या मैं सच में चेंज से डर रहा हूं या सिर्फ अपने डर से भाग रहा हूं? उसने अपने डर का सामना करने का फैसला किया। उसने प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। शुरुआती दिनों में वह कुछ असहज था। नए लोग, नई प्रोसेसेस, सब कुछ नया था। लेकिन उसने खुद से वादा किया था कि वह बदलाव को अपनाएगा। एक दिन जब वह अपने नए टीम के साथ काम कर रहा था तो एक बड़ा इशू सामने आया। टीम के लोग घबरा गए। सभी ने अलग अलग सॉल्यूशन सुझाए, लेकिन सुमन ने सबको काल्म रहने को कहा। उसने टीम से कहा, चलो इसे स्टेप बाय स्टेप हैंडल करते हैं। हर समस्या का समाधान होता है, बस हमें इसे लॉजिकली सोचना होगा। ये रवैया उसकी पुरानी सोच से बिल्कुल अलग था। पहले वह खुद भी पैनिक करता, लेकिन अब उसने बहाव के साथ चलना सीख लिया था। धीरे धीरे इश्यू सुलझ गया। उसकी टीम ने उसकी लीडरशिप की तारीफ की। सुमन को महसूस हुआ कि जब आप बदलाव को गले लगाते हैं तो जिंदगी आपको ऐसे स्किल्स सिखाती है जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होता। रात को उसने किताब में आगे पढ़ा। डायर ने लिखा था कि अनसर्टेनिटी ही जिंदगी का एसेंस है। अगर सब कुछ प्रिडिक्टेबल होता तो जिंदगी में एक्साइटमेंट और ग्रोथ दोनों ही खत्म हो जाते। ये पढ़कर सुमन को अपने बचपन की याद आई। उसे याद आया कि जब वह 6 साल का था, बच्चा था, तो वह हर चीज को एडवेंचर की तरह देखता था। बारिश में भीगना, अजनबियों से दोस्ती करना, नई चीजें सीखना, उसे हर बदलाव मजेदार लगता था। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, वह सुरक्षा, सिक्योरिटी और स्थिरता, स्टेबिलिटी को पकड़ने की कोशिश करने लगा। शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। सुमन ने सोचा, अगर मैं अपनी सोच को फिर से उस बच्चे जैसा बना लूं तो शायद जिंदगी आसान हो जाएगी। उसने खुद से वादा किया कि वह हर बदलाव को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखेगा, न कि एक समस्या की तरह। कुछ दिनों बाद उसकी कंपनी ने एक और अनाउंसमेंट की। इस बार उन्होंने कहा कि कुछ कर्मचारियों को दूसरी ब्रांच में शिफ्ट किया जाएगा। सुमन का नाम भी उसमें शामिल था। यह सुनकर उसके कुछ कॉलीग्स परेशान हो गए। वे शिकायत करने लगे कि यह कितना अनफेयर है। सुमन के मन में भी कुछ डर आया, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, शायद ये एक नई शुरुआत है। अगर मैं इसे खुले दिल से अपनाऊं तो ये मेरे लिए कुछ अच्छा ही लाएगा। उसने बिना किसी शिकायत के शिफ्ट होने का फैसला किया। नई ब्रांच में पहली कुछ दिन अजीब थे, लेकिन सुमन ने किताब से सीखा था कि बदलाव का विरोध करने से कुछ नहीं मिलेगा। उसने चीजों को वैसे ही अपनाना शुरू कर दिया जैसे वे थीं। धीरे धीरे उसे वहां के लोग और काम का माहौल पसंद आने लगा। उसे नए दोस्त मिले और उसने नए तरीके से काम करना सीखा। एक दिन उसने महसूस किया कि अगर वह इस बदलाव से डरकर पीछे हट जाता तो वह इन अनुभवों से वंचित रह जाता। उस रात जब वह अपने कमरे में बैठा था तो उसने एक जर्नल में लिखा, बदलाव मुझे डराता नहीं है, बदलाव मुझे सिखाता है। अगर मैं अपनी सोच को खुले दिल से रखूं तो हर बदलाव मुझे बेहतर इंसान बना सकता है। सुमन को अब यह समझ आ गया था कि बदलाव और अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी जिंदगी का हिस्सा है। वे न तो अच्छे हैं न बुरे, वे सिर्फ हैं, और यह हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम उन्हें कैसे देखते हैं। उसने अपने डर को एक्सेप्ट करना और उसे ट्रांसफॉर्म करना सीख लिया था। सुमन अब बदलाव और अनिश्चितता को अपनाना सीख चुका था। वह हर नए अनुभव को एक अवसर की तरह देखने लगा था, लेकिन फिर भी कभी कभी उसके भीतर हल्की सी बेचैनी घर कर जाती थी। वह महसूस करता था कि उसकी खुशियां अभी भी एक्सटर्नल फैक्टर्स पर निर्भर थीं। एक प्रमोशन, किसी का वैलिडेशन या कोई नई अपॉर्चुनिटी, ये सब चीजें उसे खुशी देती थीं, लेकिन सिर्फ टेम्पोरेरी। एक शाम जब वह थक कर अपने कमरे में बैठा था तो उसने किताब का अगला चैप्टर खोला। इस बार का टॉपिक था प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। पहली ही लाइन ने उसका ध्यान खींचा। कृतज्ञता केवल एक भावना नहीं है, यह जीवन का एक तरीका है। सुमन इस पर कुछ पल के लिए रुक गया। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में ग्रेटफुल हूं अपनी जिंदगी के लिए? क्या मैं कभी अपने ब्लेसिंग्स पर ध्यान देता हूं? किताब में डायर ने लिखा था कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में जो नहीं है उस पर फोकस करते हैं, लेकिन अगर हम अपनी सोच को शिफ्ट करके उन चीजों पर ध्यान दें जो हमें पहले से मिली हुई हैं, तो हमारी पूरी परसेप्शन बदल सकती है। ये पढ़कर सुमन ने सोचा, मैं तो हमेशा यही सोचता हूं कि मेरे पास क्या नहीं है। शायद यही वजह है कि मैं कभी पूरी तरह खुश नहीं हो पाता। उसने किताब में आगे पढ़ा, ग्रेटिट्यूड शिफ्ट्स योर माइंडसेट फ्रॉम स्कैरसिटी टू अबंडेंस। सुमन को यह लाइन प्रोफाउंड लगी।
उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में अबंडेंस था, लेकिन वह उसे देख नहीं पाता था। उस रात सुमन ने एक छोटी सी एक्सरसाइज करने का फैसला किया। उसने एक नोटबुक निकाली और उसमें लिखा, आज मैं किन चीज़ों के लिए थैंकफुल हूं। पहले तो उसे कुछ खास याद नहीं आया, लेकिन फिर उसने ध्यान से सोचना शुरू किया। उसने लिखा, 1, मैं थैंकफुल हूं कि मेरे पास एक जॉब है जो मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करती है। 2, मैं थैंकफुल हूं कि मेरे पास एक सपोर्टिव परिवार है। 3, मैं थैंकफुल हूं कि मैं फिजिकली और मेंटली हेल्थी हूं। 4, मैं थैंकफुल हूं कि मुझे सीखने और ग्रो करने का मौका मिल रहा है। ये लिखते लिखते उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी में इतनी सारी चीजें हैं जिनके लिए वह शुक्रगुजार हो सकता है, लेकिन वह अक्सर इन्हें फॉर ग्रांटेड ले लेता था। अगले दिन जब सुमन ऑफिस जा रहा था तो उसने कॉन्शियसली अपनी सोच पर ध्यान दिया। ट्रैफिक में फंसने के बावजूद उसने गुस्सा करने के बजाय सोचा, मैं थैंकफुल हूं कि मेरे पास गाड़ी है जिससे मैं ऑफिस जा सकता हूं। ऑफिस में जब उसकी टीम ने एक प्रोजेक्ट पर अच्छा काम किया तो उसने उन्हें ओपनली अप्रिशिएट किया। उसने टीम से कहा, मैं ग्रेटफुल हूं कि मुझे आप सबके साथ काम करने का मौका मिला। आप सबने इस काम को आसान बना दिया। उसकी बात सुनकर टीम के सभी लोग खुश हो गए। सुमन को महसूस हुआ कि ग्रैटिट्यूड सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहा था। कुछ दिन बाद सुमन ने ग्रैटिट्यूड को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाने का फैसला किया। हर सुबह उठने के बाद वह अपनी नोटबुक में 3 चीजें लिखता जिनके लिए वह थैंकफुल था, और रात को सोने से पहले वह दिन भर की किसी एक अच्छी बात पर ध्यान देता। धीरे धीरे उसने अपने अंदर एक सटल चेंज महसूस किया। अब वह छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढने लगा था। उसे एहसास हुआ कि वह चीजें जिन्हें वह कभी इनसिग्निफिकेंट समझता था असल में उसकी खुशी का असली सोर्स थी। एक दिन सुमन के दोस्त ने उससे पूछा, यार तू इतना खुश कैसे रहता है? तुझ में एक अलग सी पॉजिटिविटी दिखती है। सुमन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है। जब तुम अपनी ब्लेसिंग्स को गिनने लगते हो तो लाइफ खुद ब खुद बेटर लगने लगती है। दोस्त ने कहा, पर यार ये सब कैसे पॉसिबल है? मेरी जिंदगी में तो बस प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। मैं थैंकफुल कैसे रहूं? सुमन ने समझाया, तुम्हारी प्रॉब्लम्स को डिनाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम्स के बीच में भी हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके लिए हम थैंकफुल हो सकते हैं। जैसे अगर तुम्हें ऑफिस में स्ट्रेस है तो सोचो कि तुम्हारे पास एक नौकरी है। अगर ट्रैफिक में फंसे हो तो थैंकफुल रहो कि तुम सुरक्षित हो। यह सब परसेप्शन का खेल है। दोस्त ने सोचा और कहा, यार तू सही कह रहा है, मैंने कभी इस एंगल से सोचा ही नहीं। उस रात सुमन ने अपने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस को एक लेवल ऊपर ले जाने का सोचा। उसने सिर्फ अपनी जिंदगी में नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी थैंकफुल होना शुरू किया जिन्होंने इनडायरेक्टली उसकी जिंदगी को बेहतर बनाया। उसने अपने पेरेंट्स को एक हार्टफेल्ट मैसेज भेजा जिसमें लिखा, मैं थैंकफुल हूं कि आपने मुझे इस लायक बनाया कि मैं अपनी जिंदगी को समझ सकूं और बेहतर बना सकूं। जब उसने यह मैसेज भेजा तो उसके पेरेंट्स का रिप्लाई आया, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, तुमने हमें प्राउड फील करवाया है। ये पढ़कर सुमन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। एक और दिन जब सुमन ऑफिस में था तो उसने अपने पुराने बॉस को याद किया जो कभी कभी उस पर गुस्सा करते थे। पहले सुमन उन्हें लेकर नेगेटिविटी महसूस करता था, लेकिन अब उसने उनके लिए भी ग्रैटिट्यूड महसूस किया। उसने सोचा, अगर वे मुझे चैलेंज नहीं करते तो शायद मैं आज यहां तक नहीं पहुंच पाता। सुमन को अब यह समझ आ गया था कि ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं बल्कि एक माइंडसेट है। यह माइंडसेट आपको हर स्थिति में कुछ अच्छा देखने की शक्ति देता है। उसने महसूस किया कि जब आप थैंकफुल रहते हैं तो आपकी जिंदगी में नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली कम होने लगती है। अब सुमन के पास हर दिन कुछ ऐसा होता था जिसके लिए वह वास्तव में कृतज्ञ हो सकता था। उसने अपनी सोच को स्कैर्सिटी से अबंडेंस की तरफ शिफ्ट कर लिया था। वह जानता था कि यह जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन वह इस बात के लिए भी थैंकफुल था कि वह इस रास्ते पर चल रहा है। सुमन की जिंदगी में अब काफी बदलाव आ चुका था। उसने अपने सोचने का तरीका बदला, अपनी ईगो को समझा, बदलावों को अपनाना सीखा और ग्रैटिट्यूड को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। लेकिन फिर भी कभी कभी उसे महसूस होता था कि उसका दिमाग हमेशा या तो अतीत की किसी बात पर अटका रहता था या भविष्य की चिंता में उलझा रहता था। एक दिन जब उसने किताब का अगला चैप्टर खोला
तो उसे पढ़ने में सबसे ज्यादा उत्सुकता महसूस हुई। इसका टॉपिक था द इम्पॉर्टेंस ऑफ माइंडफुलनेस। सुमन ने मन ही मन सोचा, शायद यही मेरी अगली चुनौती है। किताब में डायर ने लिखा था, जीवित रहना वर्तमान क्षण में कुंजी है आंतरिक शांति की। ये लाइन सुमन को बहुत इम्पैक्टफुल लगी। उसने खुद से पूछा, मैं अपने दिन का कितना समय सच में प्रेजेंट मोमेंट में बिताता हूं? जवाब सीधा था, बहुत कम। सुमन का दिमाग हमेशा किसी न किसी दिशा में दौड़ता रहता था। अगर वह काम कर रहा होता तो वह सोचता कि वह शाम को क्या करेगा। अगर वह दोस्तों के साथ होता तो उसे अगले दिन की प्लानिंग की चिंता रहती। और जब वह अकेला होता तो या तो वह पुरानी मिस्टेक्स के बारे में सोचता या भविष्य के डर को एनालाइज करता। किताब में एक और लाइन ने उसका ध्यान खींचा, माइंडफुलनेस इज अबाउट ऑब्जर्विंग योर थॉट्स विदाउट जजमेंट। यह सुनकर सुमन कुछ चौंक गया। उसने सोचा, क्या मेरे थॉट्स को कंट्रोल करना जरूरी नहीं है? सिर्फ ऑब्जर्व करने से क्या होगा? डायर ने लिखा था कि माइंडफुलनेस का मतलब थॉट्स को रोकना नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपने थॉट्स को दूर से देखें, जैसे कोई नदी में बहते हुए पत्तों को देखता है। और जब आप अपने विचारों को बिना जजमेंट के देखते हैं तो आप समझ पाते हैं कि कौन से विचार आपके लिए काम कर रहे हैं और कौन से नहीं। सुमन को यह कॉन्सेप्ट बहुत इंट्रीगिंग लगा। उसने फैसला किया कि वह माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करेगा, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। अगले दिन उसने सुबह उठकर मेडिटेशन करने की कोशिश की। उसने अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान देना शुरू किया, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसका दिमाग इधर उधर भटकने लगा। उसे याद आया कि उसे ऑफिस के लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी थी। फिर उसे पिछले हफ्ते की एक बातचीत याद आई, जहां उसके कॉलीग ने उससे कुछ कटाक्ष किया था। सुमन ने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका दिमाग शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ मिनट बाद उसने फ्रस्ट्रेशन में मेडिटेशन बंद कर दिया। उसने सोचा, शायद माइंडफुलनेस मेरे लिए नहीं है। मेरा दिमाग तो कभी शांत हो ही नहीं सकता। शाम को उसने फिर से किताब पढ़ी। डायर ने लिखा था कि शुरुआती दिनों में दिमाग का भटकना बहुत नॉर्मल है। यह हमारी कंडीशनिंग का हिस्सा है, लेकिन माइंडफुलनेस एक प्रैक्टिस है जो धीरे धीरे हमें बेटर बनाती है। सुमन ने फैसला किया कि वह हार नहीं मानेगा। अगले कुछ दिनों में उसने छोटी छोटी चीजों से शुरुआत की। उसने मेडिटेशन के बजाय अपनी रोजमर्रा की एक्टिविटीज में माइंडफुलनेस लाने की कोशिश की। जब वह सुबह चाय पीता तो वह चाय की हर घूंट पर ध्यान देता, उसकी गर्माहट, उसका स्वाद और वह कैसे उसे सुकून देती है। जब वह ऑफिस जा रहा होता तो वह रास्ते के पेड़ों, आसमान और सड़क के शोर को ऑब्जर्व करता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब वह वर्तमान में रहता है तो उसकी एंग्जाइटी कम हो जाती है। वह खुद को ज्यादा सेंटर्ड और काल्म महसूस करता था। एक दिन ऑफिस में सुमन के बॉस ने अचानक एक अर्जेंट मीटिंग बुला ली। सभी लोग पैनिक करने लगे। सुमन भी पहले कुछ नर्वस हुआ, लेकिन उसने खुद को काल्म रहने को कहा। उसने अपने ब्रीदिंग पर ध्यान दिया और खुद से कहा, मैं सिर्फ अभी के मोमेंट पर ध्यान दूंगा, जो होगा देखा जाएगा। जब मीटिंग शुरू हुई तो बॉस ने सभी से उनके आइडियाज मांगे। ज्यादातर लोग अपनी एंग्जाइटी की वजह से कुछ सोच नहीं पाए, लेकिन सुमन ने शांत दिमाग से सिचुएशन को एनालाइज किया और एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दिया। उसके बॉस ने उसकी तारीफ की। उस दिन सुमन ने सीखा कि माइंडफुलनेस न सिर्फ इनर पीस लाती है, बल्कि आपको बेहतर डिसीजंस लेने में भी मदद करती है। सुमन ने धीरे धीरे यह भी नोटिस किया कि माइंडफुलनेस ने उसकी रिलेशनशिप्स पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला। पहले जब वह किसी से बात करता था तो उसका ध्यान कहीं और होता था, लेकिन अब जब वह किसी से बात करता तो वह पूरी तरह प्रेजेंट रहता। एक बार उसकी मां ने उसे कॉल किया। पहले सुमन अक्सर कॉल के दौरान डिस्ट्रैक्टेड रहता था, लेकिन इस बार उसने पूरी तरह अपनी मां की बातों को सुना। उसने उनके साथ बातचीत का आनंद लिया। कॉल के अंत में उसकी मां ने कहा, आज तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तुम्हारा ध्यान पूरी तरह मेरी बातों पर था। सुमन को महसूस हुआ कि माइंडफुलनेस ने उसकी मां को भी खुशी दी थी। एक और अनुभव जिसने सुमन को माइंडफुलनेस का महत्व सिखाया वह था एक कठिन दिन। ऑफिस में एक प्रोजेक्ट डेडलाइन के चलते बहुत तनाव था। पहले सुमन इस तरह की सिचुएशंस में गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन महसूस करता था, लेकिन इस बार उसने कॉन्शियसली अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दिया और खुद को मोमेंट में रहने के लिए रिमाइंड किया।
उसने धीरे धीरे एक एक काम को प्रायोरिटी के हिसाब से पूरा किया। दिन के अंत में उसने महसूस किया कि उसने बिना ज्यादा स्ट्रेस लिए अपना काम खत्म कर लिया था। उसने खुद से कहा, यह सब माइंडफुलनेस की वजह से हुआ है। रात को जब वह किताब पढ़ रहा था तो उसने एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट पढ़ा। जब आप जागरूक होते हैं तो आप अपने सच्चे आत्मा से जुड़ते हैं। सुमन ने सोचा, शायद यही वजह है कि मैं खुद को पहले से ज्यादा शांत और कॉन्फिडेंट महसूस करता हूं। मैं अपने असली सेल्फ के करीब आ रहा हूं। अब सुमन ने माइंडफुलनेस को अपने हर दिन का हिस्सा बना लिया था। वह जानता था कि यह एक लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है और इसमें मास्टरी हासिल करने में समय लगेगा। लेकिन उसने यह भी सीखा था कि माइंडफुलनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक जर्नी है। सुमन ने माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बना लिया था। हर सुबह और हर रात वह कुछ पल निकालकर अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान देता और अपने थॉट्स को बस ऑब्जर्व करता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके अंदर एक गहरा बदलाव आ रहा था। वह अब ज्यादा शांत, फोकस्ड और अवेयर महसूस करता था। लेकिन जिंदगी की असली परीक्षा तब आई जब एक बड़ा चैलेंज उसकी राह में आया। एक दिन ऑफिस में अचानक घोषणा हुई कि उनकी कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग के दौर से गुजर रही है। इसका मतलब था कि कई लोगों की नौकरी खतरे में थी और सुमन की टीम पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला था। यह खबर सुनते ही ऑफिस का माहौल टेंस हो गया। हर कोई अपनी नौकरी को लेकर डर और चिंता में था। पहले ऐसी स्थिति में सुमन का दिमाग घबरा जाता। वह वर्स्ट केस स्केनरियोज के बारे में सोचने लगता और एंग्जायटी में डूब जाता। लेकिन इस बार उसने अपनी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस को याद किया। उसने खुद से कहा, यह परिस्थिति मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मेरा रिस्पॉन्स जरूर मेरे कंट्रोल में है। उसने अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दिया और खुद को प्रेजेंट मोमेंट में रहने की याद दिलाई। उसने सोचा, अभी इस वक्त मेरे पास मेरी नौकरी है। मैं अभी अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता हूं। भविष्य की चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा। उसने अपनी टीम को भी काल्म रहने के लिए प्रेरित किया। उसने कहा, यह समय पैनिक करने का नहीं है। अगर हम अपना काम सही तरीके से करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और अगर बदलाव आना है तो उसे पॉजिटिव अपनाने की कोशिश करें। यह रवैया देखकर उसकी टीम भी कुछ शांत हो गई। उन्होंने साथ मिलकर कंपनी के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स पर काम किया और सुनिश्चित किया कि वे अपनी बेस्ट आउटपुट दें। कुछ हफ्तों बाद रीस्ट्रक्चरिंग के दौरान सुमन की टीम को एक और नई जिम्मेदारी दी गई। ये एक चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट था, लेकिन उनकी मेहनत और सुमन की माइंडफुलनेस से प्रेरित लीडरशिप ने उन्हें इसे समय पर पूरा करने में मदद की। इस अनुभव ने सुमन को सिखाया कि माइंडफुलनेस सिर्फ इनर पीस के लिए नहीं, बल्कि मुश्किल समय में सही डिसीजंस लेने और सही दिशा में काम करने के लिए भी जरूरी है। अब सुमन ने अपनी जिंदगी को एक नई क्लैरिटी के साथ देखना शुरू कर दिया था। उसने महसूस किया कि हर सिचुएशन, चाहे वह कितनी भी चैलेंजिंग क्यों ना हो, हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। एक शाम जब वह अपने घर की बालकनी में बैठा था तो उसने अपने आसपास की चीजों पर ध्यान देना शुरू किया। ठंडी हवा, आसमान में चमकते तारे और दूर से आती पक्षियों की आवाज। उसने खुद से कहा, मैं इस पल में हूं, यही पल असली है। उसने किताब की आखिरी पंक्तियों में से एक को याद किया, When you live in the present moment, you live fully. The past is gone and the future is yet to come. The only truth is now. उसने महसूस किया कि वह अपनी जिंदगी में इस स्टेज पर पहुंच गया था जहां वह चीजों को एक्सेप्टेंस, ग्रैटिट्यूड और माइंडफुलनेस के साथ देख सकता था। उसने किताब को बंद किया, लेकिन जो लेसन्स उसने उससे सीखे थे वे अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। अब सुमन ने न केवल खुद को बदला था, बल्कि वह दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन बन चुका था। उसके दोस्त, परिवार और सहकर्मी उसकी पॉजिटिविटी और काल्मनेस की तारीफ करते थे। उस रात सोने से पहले सुमन ने अपनी जर्नल में लिखा, जिंदगी का असली मीनिंग हर पल को पूरी तरह जीने में है। ये जर्नी कभी खत्म नहीं होती, हर दिन एक नया लेसन लाता है और मैं इसके लिए थैंकफुल हूँ। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।